नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज से हम अर्थव्यवस्था के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। पूरे 5 नंबर के प्रश्न जो हैं आपके पीईटी की परीक्षा में अर्थव्यवस्था के पूछे जाएंगे। तो इन्हीं 5 नंबर की कंप्लीट तैयारी आपकी इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज के माध्यम से हो जाएगी। इसका डिटेल्ड वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है, जो सिलेबस में आपके दिया गया है। जो टॉपिक वह पहले ही कंप्लीट कराया जा चुका है। तो अगर आपने जो टॉपिक मैंने अभी तक पढ़ा दिया है सिलेबस के अनुसार, जो पीटी के सिलेबस में आपका दिया गया, उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसको प्लीज़ आप जाके देख लीजिएगा। इसके बाद ही आप इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज को फॉलो करिएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन आंसर की सीरीज का पार्ट 1 है अर्थव्यवस्था की। इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट और जो आपके क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं अर्थव्यवस्था के, उनको यहाँ पे हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है। पहला प्रश्न आपका मिक्स्ड इकोनॉमी यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था से है, और यह टॉपिक मैंने पहले ही कंप्लीट करवा दिया है आपको। तो आपको बताना है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है। फटाक से इसका जवाब देने की आप कोशिश कीजिए कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या होता है, ऐसी अर्थव्यवस्था, ऐसी इकोनॉमी जिसमें सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्र दोनों विद्यमान रहते हैं, उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो ऑप्शन आपका जो यहाँ पे बी है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसी इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था जहाँ पर सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी विद्यमान रहता है, उस प्रकार की अर्थव्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। हमारी जो इकोनॉमी है, जो इंडियन इकोनॉमी है, जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, यह मिश्रित अर्थव्यवस्था की ही एग्जाम्पल है। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। आपसे पूछा जा सकता है कि जो भारतीय अर्थव्यवस्था है वह किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है। आपके पास 4 ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन में एक रहेगा आपकी विकासशील अर्थव्यवस्था है, विकसित अर्थव्यवस्था है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है, या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर, आपका आंसर होगा राइट, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। तो आपको पता होना चाहिए। अगला प्रश्न है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत जो है, 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को जितने प्रमुख कृषि जलवायु क्षेत्र में विभक्त किया था वह संख्या थी। तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत भारत को कितने कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभक्त किया गया था, आपसे पूछा जा रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं के भी प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो उसी का यह प्रश्न आपके सामने है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान जो है भारत को जो है आपके 15, आप याद रखिएगा, 15 कृषि जलवायु क्षेत्र में विभाजित किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया था। 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चली थी, ये चीज़ भी आपसे पूछी जा सकती है। तो 1992 से 97 तक, आप याद रखिएगा, 1992 से 97 तक जो है आपकी 8वीं पंचवर्षीय योजना चली थी। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखना है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां शामिल की जाती हैं, यानी कि जो आपका प्राइमरी सेक्टर होता है, जो प्राथमिक क्षेत्र होता है, उसके अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां आती हैं। तो प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत कौन कौन सी गतिविधियां आती हैं। तो कच्चे माल के तौर पर जो भी चीज़ें प्राप्त होती हैं वे आपकी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। जैसे कृषि कार्य हो गया, पशुपालन कार्य हो गया, उत्खनन कार्य हो गया यानी कि माइनिंग हो गया, इसके अलावा मछली पालन हो गया, ये सभी आपके प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसे याद देखिएगा, कृषि कार्य, पशुपालन, मछली पालन, ये तीनों जो आपके हैं प्राथमिक क्षेत्र यानी कि प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत आते हैं। तो आप इसे याद देखिएगा। तथा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत जो भी रॉ मटेरियल प्राप्त किया जाता है वह द्वितीयक क्षेत्र में रॉ मटेरियल के तौर पर इस्तेमाल में लाया जाता है। तो आप इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों को जो है कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत, प्राइमरी सेक्टर के अंतर्गत जो है प्राकृतिक संसाधनों को कच्चे तौर पर प्राप्त किया जाता है। जैसे कृषि कार्य में गेहूँ हो गया, गेहूँ के बाद अन्य सारी चीज़ें हो गई, चावल हो गया। तो गेहूँ का जो कार्य है, गेहूँ मान लीजिए, गेहूँ तो कच्चा होता है ना, कच्चे तौर पर होता है। तो गेहूँ का इस्तेमाल बहुत सारे इंडस्ट्री में रॉ मटेरियल के रूप में होता है। तो जैसे गेहूँ से आपका ब्रेड बनता है, आटा बनता है। तो कच्चे माल के रूप में गेहूं जो है प्राप्त होता है प्राइमरी सेक्टर में, और रॉ मटेरियल के रूप में इसका इस्तेमाल जो है द्वितीयक क्षेत्र, यानी कि द्वितीयक क्षेत्र में आपका क्या आता है,
तो आपका जो सेकेंडरी सेक्टर आता है, सेकेंडरी सेक्टर में आपकी इंडस्ट्री सभी आती हैं। जो इंडस्ट्री होती है ना, ये आपकी सेकेंडरी सेक्टर में आती हैं। तो इंडस्ट्री वाले जो सेक्टर होते हैं, द्वितीयक जो क्षेत्र होते हैं, उन्हीं में इन प्राथमिक क्षेत्र में जो भी रॉ मटेरियल आपके प्राप्त होते हैं वे इस्तेमाल में लाए जाते हैं। तो ये फैक्ट आप याद रखिएगा। तो अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र के अंतर्गत औद्योगिक गतिविधियों को सम्मिलित किया जाता है? तो मैंने आपको अभी बताया है, जो सेकेंडरी सेक्टर होता है, जो आपका द्वितीयक क्षेत्र होता है, उसमें जो है औद्योगिक गतिविधियां होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग का कार्य होता है, इंडस्ट्रियल सारे कार्य होते हैं आपके द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। तो आप इसे याद रखिएगा। जो प्राकृतिक संसाधन आपके कच्चे तौर पर प्राप्त किए जाते हैं, उनका इस्तेमाल जो है द्वितीयक क्षेत्र में रॉ मटेरियल के रूप में होता है। ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत क्या क्या आता है, आपको पता होना चाहिए। तो इस क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग का कार्य होता है। जो आपका द्वितीयक क्षेत्र होता है, इसमें मैन्युफैक्चरिंग का कार्य होता है, जिस कारण से इसको हम इंडस्ट्रियल जो है क्षेत्र भी कहते हैं, औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। जैसे लोहा और इस्पात उद्योग हो गया, आपका द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। आप नोट डाउन कर लीजिएगा। लोहा एवं इस्पात उद्योग, वाहन उद्योग, वस्त्र उद्योग, फर्नीचर उद्योग, ये सभी जो है आपके द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो जितनी भी औद्योगिक गतिविधियां होती हैं आपकी द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो आपको इसे याद रखना है। पिछले बार की परीक्षा में इस टॉपिक से एक प्रश्न पूछा गया था, पीईटी की परीक्षा में। अगला प्रश्न आपके सामने है, वर्तमान समय में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के लिए किस क्षेत्र का सबसे ज़्यादा योगदान है? तो वर्तमान समय में इंडियन इकोनॉमी में सबसे ज़्यादा योगदान कौन सा सेक्टर दे रहा है? तो सबसे ज़्यादा जो योगदान है वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था में, इंडियन इकोनॉमी में, आपका तृतीयक क्षेत्र दे रहा है। यानी कि तृतीयक क्षेत्र को हम सर्विस सेक्टर के नाम से भी जानते हैं। आप याद देखिएगा, तृतीयक क्षेत्र को हम सर्विस सेक्टर के नाम से जानते हैं। तो जो सर्विस सेक्टर वाला एरिया है ना, सबसे ज़्यादा जो है भारतीय अर्थव्यवस्था में वर्तमान में योगदान कर रहा है। सर्विस सेक्टर में आपका क्या आ जाएगा? तो सर्विस सेक्टर में आपका बैंकिंग सेवा आ गई, और इंश्योरेंस यानी कि बीमा सेवा हो गई, चिकित्सा यानी कि मेडिकल जो सेवाएं होती हैं, इसके अलावा शिक्षा, पर्यटन, संचार, रिटेल, ये सभी जो सेवाएं हैं आपकी सर्विस सेक्टर के अंतर्गत आती हैं, तृतीयक क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। तथा वर्तमान में भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास में सबसे ज़्यादा जो योगदान है तृतीयक क्षेत्र दे रहा है, यानी कि सर्विस सेक्टर दे रहा है। तो आप इसे याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय अर्थव्यवस्था की नहीं है? इंडियन इकोनॉमी की इसमें से कौन सी अर्थव्यवस्था मतलब विशेषता नहीं है? तो आइए देख लेते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है? मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारी अर्थव्यवस्था है। उच्च आधिक्य वाली मतलब श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था है, यानी कि सबसे ज़्यादा श्रम आपको देखने को मिलेगा हमारी अर्थव्यवस्था में। उच्च बेरोजगारी वाली स्थिति हमारी अर्थव्यवस्था में देखने को मिलेगी। प्रति व्यक्ति उच्च आय, यह जो है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। तो आप इसे याद रखिएगा, प्रति व्यक्ति उच्च आय नहीं, प्रति व्यक्ति निम्न आय की विशेषता हमारे अर्थव्यवस्था की है। तो आप इसे याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पर उच्च की जगह निम्न आय होना चाहिए था। तो ऑप्शन डी आपका भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता नहीं है। बाकी तीनों जो है आपकी ऊपर वाले तीनों भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं थी, बाकी चौथा वाला नहीं था। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किस अर्थशास्त्री द्वारा विकसित किया गया था? मानव विकास सूचकांक को किस अर्थशास्त्री ने विकसित किया था? तो मानव विकास सूचकांक को किसके द्वारा विकसित किया गया था? काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को विकसित किया गया था महबूब उल हक के द्वारा। किसके द्वारा? तो यह एक अर्थशास्त्री थे, महबूब उल हक, इन्हीं के द्वारा जो है मानव विकास सूचकांक को विकसित किया गया था। तो आप इसे याद रखिएगा। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। मानव विकास सूचकांक को किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो मानव विकास सूचकांक को प्रकाशित करता है UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा इसको जो है प्रकाशित किया जाता है। यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, UNDP के द्वारा। अगला प्रश्न है, ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस की संकल्पना किस देश के द्वारा दी गई थी? तो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस, इसकी जो संकल्पना है देने वाला देश है भूटान। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, भूटान, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना का संबंध हेराल्ड डोमर मॉडल से है? हेराल्ड डोमर मॉडल से
किस पंचवर्षीय योजना का संबंध है, आपसे पूछा जा रहा है। फटाक से इसका जवाब दीजिए आप। आज ही मैंने पंचवर्षीय योजनाओं का वीडियो डाला हुआ है। तो प्रथम पंचवर्षीय योजना जो हमारी है, पहली पंचवर्षीय योजना, इसका संबंध हो जाएगा हेराल्ड डोमर मॉडल से। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। पहली पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल था 1951 से 56 तक, 1951 से 56 तक जो है पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। तथा पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही और कुछ सिंचाई परियोजनाएं स्टार्ट की गई थी, जैसे भाखड़ा नांगल, ब्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजनाएं भी आपकी प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान ही स्टार्ट की गई थी। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ। पहली जो पंचवर्षीय योजना थी, इसके अंतर्गत अनेक सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई थी। एग्जाम्पल के तौर पर आप याद कर लीजिए, भाखड़ा नांगल हो गया पहला, दूसरा ब्यास परियोजना हो गई, तीसरा दामोदर नदी घाटी परियोजना। ये तीनों परियोजनाएं जो हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान स्टार्ट की गई थी। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की शुरुआत भी इसी पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान ही की गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना काल में 2 युद्ध लड़े गए थे? किस पंचवर्षीय योजना काल में 2 युद्ध लड़े गए थे? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना काल। आप याद देखिएगा, जो तृतीय पंचवर्षीय योजना काल था इसमें 2 युद्ध लड़े गए थे, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। तीसरी पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था? 1961 से 66। 1961 से 66 इसका टाइम पीरियड था। और इसमें 2 युद्ध कौन कौन से लड़े गए थे? तो पहला युद्ध हो गया 1962 का इंडिया चाइना युद्ध, 1962 का भारत चीन का युद्ध हो गया। और इसके बाद 1965 में एक युद्ध लड़ा गया था भारत और पाकिस्तान के मध्य। तो ये 2 युद्ध थे। इन 2 युद्धों के बाद भारत में सूखा भी पड़ा था 1965-66 के दौरान, जिस कारण से यह जो पंचवर्षीय योजना थी सबसे असफल पंचवर्षीय योजना बन जाती है। इन 3 कारणों से इस पंचवर्षीय योजना ने अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया। तो इसके बारे में भी आप याद रखिएगा। तो ये चीज़ आपसे पूछी जा सकती है। तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता का कारण क्या था? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना की विफलता का कारण 2 युद्ध था और एक सूखा था। 2 युद्ध कौन कौन से थे? 1962 का भारत चीन युद्ध, 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध और 1965-66 के दौरान भारत में सूखा पड़ता है, जिस कारण से यह जो योजना थी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाती है। तीसरी पंचवर्षीय योजना की यहाँ पे बात हो रही है। अगला प्रश्न आपके सामने है, पहली बार किस पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान केंद्रित किया गया? पहली बार किस पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी तथा और बेरोजगारी पर ध्यान केंद्रित किया गया था? तो आप याद रखिएगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। 5वीं पंचवर्षीय योजना आपकी 1975 से 1979 तक चली थी। इस योजना को 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। तो आपको पता होना चाहिए, जनता पार्टी की सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद जनता पार्टी की सरकार बनती है। तो जनता पार्टी की जो सरकार थी उसके द्वारा इस योजना को जो है 1 वर्ष पहले ही, यानी कि 1978 में ही जो है इसको क्या कर दिया गया, सॉरी यहाँ पे 1975 से नहीं 1974 से 78 होगा ना। यहाँ पे जो 5वीं पंचवर्षीय योजना है यह 1974 से लेके 1978 तक चली थी। तो यह 1 वर्ष पहले क्यों समाप्त कर दी गई थी? तो 1 वर्ष पहले इसलिए समाप्त कर दी गई थी क्योंकि जब यह योजना स्टार्ट हुई थी तो उस समय सरकार थी कांग्रेस की, इंदिरा गांधी की सरकार हुआ करती थी। परंतु आगे चुनाव होते 1978 में और कांग्रेस जो है चुनाव हार जाती है। तो कांग्रेस के चुनाव हारने के बाद नई पार्टी सत्ता में आती है और उस पार्टी का नाम था जनता पार्टी। तो जनता पार्टी की सरकार जैसे ही बनती तो जनता पार्टी की सरकार के द्वारा 1 वर्ष पहले यानी कि 1978 में ही 5वीं पंचवर्षीय योजना को समाप्त कर दिया जाता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तथा 5वीं पंचवर्षीय योजना में ही पहली बार गरीबी तथा बेरोजगारी पर ध्यान केंद्रित किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो यह जो योजना थी 1 वर्ष पहले समाप्त कर दी गई थी और 5वीं पंचवर्षीय योजना का काल था 1974 से 78। तो 1 वर्ष पहले किसने समाप्त किया था? तो जनता पार्टी की सरकार के द्वारा इसको 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था। इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे हो जाएगा? बहुत लोग इसका आंसर लगा देंगे, बाढ़ को रोकना। फ्लड का मतलब बाढ़ को रोकना। तो इस प्रकार से आपका आंसर जो है
एकदम से गलत हो जाएगा। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा ऑपरेशन फ्लड के बारे में तो तुक्का आप मार सकते हैं कि बाढ़ को रोकने के लिए ऑपरेशन फ्लड चलाया गया था, जो कि इसके नाम से ही मालूम हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दुग्ध उत्पादन से। तो दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए ऑपरेशन फ्लड स्टार्ट किया गया था। तो जो लोग पढ़े हो रहेंगे ऑपरेशन फ्लड के बारे में वो उसको वे जो हैं इस प्रश्न को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दुग्ध उत्पादन को बढ़ाने के लिए जो है इस ऑपरेशन फ्लड को शुरू किया गया था। इससे पहले आपकी श्वेत क्रांति चली आ रही थी। दुग्ध उत्पादन से रिलेटेड थी आपकी श्वेत क्रांति, जिसके जनक माने जाते हैं वर्गीज कुरियन साहब। तो श्वेत क्रांति को जो है गति देने के लिए, श्वेत क्रांति को गति देने के लिए ही इस ऑपरेशन फ्लड को शुरू किया गया था 1970 में। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत किसने की थी, तो 1970 में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत की गई थी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा। तो आप इसे याद देखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। ऑपरेशन फ्लड के बारे में मैंने पूरे डिटेल में आपको पढ़ाया हुआ है, तो इकोनॉमिक्स वाला जो प्लेलिस्ट है उसको आप देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। अगला प्रश्न आपके सामने, भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली मानी जाती है, आपको बताना है भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली। तो पंतनगर को जो है भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली कहा जाता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। भारतीय हरित क्रांति की जो जन्मस्थली है यह किसको माना जाता है, तो माना जाता है पंतनगर को। तो इसके बारे में आप याद देखिएगा, ऑप्शन जो आपके यहाँ पे ए है बिल्कुल सही है। इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, क्योंकि भारत में हरित क्रांति को लाने में जो कृषि विश्वविद्यालय था पंतनगर का, उसने बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था, जिस कारण से पंतनगर को जो है हरित क्रांति की जन्मस्थली कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी। योजना आयोग से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो योजना आयोग की जो स्थापना है यह 15 मार्च 1950 को की गई थी, यानी कि ऑप्शन आपका जो है ए वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। वर्तमान में योजना आयोग कार्यरत नहीं है, वह योजना आयोग को समाप्त करके जो सरकार है नरेंद्र मोदी जी की सरकार, भाजपा गवर्नमेंट, उसके द्वारा योजना आयोग को समाप्त करके योजना आयोग की जगह अब नीति आयोग की स्थापना कर दी गई है। तो नीति आयोग की जो स्थापना थी 1 जनवरी 2015 को की गई थी। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। चलिए बताइएगा कि नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष वर्तमान में कौन है और इसके CEO वर्तमान में कौन है। ये दोनों चीज़ों का जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष और CEO वर्तमान में कौन है। विश्व में हरित क्रांति के जनक जो हैं डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग को किस वर्ष नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। नॉर्मन बोरलॉग, जिनको हम विश्व में हरित क्रांति का जनक कहते हैं, इनको किस वर्ष में नोबेल शांति पुरस्कार दिया गया था। तो इनको 1970 में जो है नोबेल का पीस प्राइज दिया गया था, नोबेल का शांति पुरस्कार दिया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, नोबेल शांति पुरस्कार इनको 1970 में दिया गया था। नॉर्मन बोरलॉग को जो है विश्व में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। वहीं भारत में हरित क्रांति का जनक हम किससे कहते हैं, तो भारत में डॉक्टर MS स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर MS स्वामीनाथन को, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, MS स्वामीनाथन को। भारत में हरित क्रांति किस फसल के लिए बीज की उच्च पैदावार वाली किस्मों के लिए शुरू किया गया था। तो आप याद देखिएगा, भारत में जो हरित क्रांति है गेहूं के लिए, आप याद देखिएगा गेहूं के लिए जो है, गेहूं के लिए बीज की उच्च पैदावार वाली किस्मों HYV हाई यील्ड वैरायटी जिसको हम बोलते हैं, उच्च पैदावार वाली किस्म जिसे हम बोलते हैं, तो गेहूं की उच्च पैदावार वाली किस्म के लिए जो है भारत में हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन आपका सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। और इसके बाद भारत में गेहूं की अधिक पैदावार देखने को मिली थी भारत में। तो आप इसे याद देखिएगा, तो गेहूं का जो है गेहूं की फसल पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था भारत में हरित क्रांति का। तो आप इसे याद रख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सरकार द्वारा लगाए गए अवरोधों या प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है। सरकार के द्वारा उद्योग धंधों पर जो भी अवरोध या प्रतिबंध लगाए गए हैं उनको हटाने को क्या कहा जाता है, तो इनको हटाने को हम कहते हैं उदारीकरण। तो आप इसे याद देखिएगा, उदारीकरण इनको कहा जाता है। तो सरकार के द्वारा जो भी अवरोध या जो भी प्रतिबंध लगाए गए होते हैं उनको हटाना जो है उदारीकरण कहा जाता है। LPG रिफॉर्म्स को मैंने पढ़ाया हुआ है,
उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इन तीनों के बारे में मैंने पूरा डिटेल में पढ़ाया हुआ है, तो आप जो प्लेलिस्ट है उसको फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। एलपीजी रिफॉर्म्स जो आपके 1991 में लाए गए थे पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही नहीं है? इसमें पंचवर्षीय योजनाएं दी गई हैं और उनका वर्ष दिया गया है, तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा युग्म सही नहीं है। तो आइए देख लेते हैं पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड क्या था। तो पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड था 1961 से 66, जो कि बिल्कुल ही गलत है। यहाँ पे पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड 1961 से 66 नहीं था, बल्कि 1974 से जो है 78 तक था। 1974 से 78 तक था। इसका टाइम पीरियड तो 1979 तक था, परंतु एक वर्ष पहले इसको समाप्त कर दिया था, इस कारण से इसका आंसर होता है 1974 से 78। इसके बाद आठवीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड कब से कब तक था? तो 1992 से 97 था। इसके बाद 11वीं पंचवर्षीय योजना का कब से कब तक था? तो 11वीं का था 2007 से 12, बिल्कुल सही है। इसके बाद पहली पंचवर्षीय योजना का था 1951 से 56 तक। तो नीचे के तीनों आपके सुमेलित हैं, ऑप्शन ए आपका सुमेलित नहीं था। पाँचवीं पंचवर्षीय योजना का टाइम पीरियड आपका 1974 से 1978 तक माना जाता है, क्योंकि यह योजना 79 तक चलने वाली थी, परंतु नई सरकार बनने के कारण जनता पार्टी की सरकार ने इसको एक वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया था। तो इसका कार्यकाल 1974 से 78 तक ही रहता है, क्योंकि एक वर्ष पहले यह समाप्त कर दी जाती है। अगला प्रश्न आपके सामने है, ऑपरेशन फ्लड को कब लॉन्च किया गया था? ऑपरेशन फ्लड को लॉन्च किया गया था कब, आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 जनवरी 1950 को, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। 13 जनवरी 1970 को ऑपरेशन फ्लड को लॉन्च किया गया था। तो ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही है, 13 जनवरी 1970 को। वर्तमान में विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो वर्तमान में दूध के उत्पादन के मामले में भारत प्रथम स्थान पे, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही, भारत जो है प्रथम स्थान पर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? बैंकों का राष्ट्रीयकरण से भी, इस टॉपिक से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, ये चीज़ आपको पूछी जा रही है आपसे। तो प्रथम बार बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण था यह 19 जुलाई 1969 को किया गया था। तो आप इसे याद देखिएगा, 19 जुलाई 1969 को प्रथम बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे कहाँ गया? 1969 जुलाई 1969 को प्रथम बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और इस समय सरकार किसकी थी? तो इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किसके कार्यकाल में हुआ था? तो इंदिरा गांधी के कार्यकाल में हुआ था। ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है, और समय था 19 जुलाई 1969 का 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। अगला प्रश्न है, 15 अप्रैल 1980 को दोबारा कुल कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? तो 15 अप्रैल 1980 को दोबारा 6 बैंकों का, 6 जो कॉमर्शियल बैंक थे, 6 जो वाणिज्यिक बैंक थे, उनका राष्ट्रीयकरण किया गया। तो 15 अप्रैल 1980 को दोबारा 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण करने के बाद भारत में राष्ट्रीयकृत यानी कि नेशनलाइजेशन और जो राष्ट्रीयकृत बैंक थे उनकी संख्या 20 हो गई थी। तो इसे भी आप याद रखिएगा। परंतु वर्तमान में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं भारत में, इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में देंगे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण का टॉपिक मैंने बहुत पहले ही समाप्त कर दिया है। अगर आप डेली बेसिस पे मेरा वीडियो फॉलो करते होंगे तो आपको इसका आंसर पता होगा। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है, इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज के सेशन का लास्ट प्रश्न आपके सामने है, भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? भारत में बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक को जो है जो हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इसको भारत में बैंकों का बैंक कहा जाता है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन आपका ए वाला जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को। तो इस तरह से टोटल 26 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हमने कवर किया इकोनॉमिक्स के। यह इस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन आंसर सीरीज का पार्ट 1 था। आई होप यह वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके पीटी की परीक्षा के लिए फ़ायदेमंद होगा। इसी उम्मीद के साथ इस वीडियो को यहीं पर रोकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।